हेलो दोस्तों। मैं बात करने वाला हूँ आज एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में। एविडेंस होता क्या है, एविडेंस के अंदर क्या क्या डिफाइन किया जाता है, एविडेंस किस किस तरह के किस रूप में होता है एविडेंस। आज ये सब बारे में बात करेंगे आपसे, ठीक है। फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में। Section 3 of the Indian Evidence Act 1872 is crucial because it defines several key terms used throughout the Act. Understanding these terms is essential as they form the foundation of evidence law in India. Section 3, often referred to as interpretation clause, defines terms like court, fact, relevant evidence and documents. सेक्शन 3 जो होता है वो डिफाइन करता है कुछ टर्म्स जैसे कि कोर्ट, फैक्ट, रिलेवेंट एविडेंस और डॉक्यूमेंट। इन सब का यूज जो होता है वो लॉ में होता है, मतलब जो एविडेंस एक्ट है उसके अंदर, मतलब कोड के अंदर माना जाता है इन सब की चीज को। अब सबसे पहले इसमें जान लेते हैं जो कोड की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ कोर्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया गया है, अंडर द एविडेंस एक्ट a court is defined as a judge or magistrate legally authorized to take evidence under this act. This term does not limit itself to traditional courtrooms but also includes any tribunal or body empowered by law to hear evidence and determine facts, such as consumer firms, quasi-judicial bodies and administrative tribunals. कोर्ट सिर्फ वो जगह नहीं है जो हम कोर्ट रूम में देखते हैं जहां जज और लॉयर्स होते हैं। लॉ में कोर्ट हर उस इंसान या ग्रुप को कहा जाता है जो एविडेंस यानी सबूत को देख के डिसीजन ले सकता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अ फैमिली कोर्ट हियरिंग अ डाइवोर्स केस इन्वॉल्विंग एलिमनी इश्यूज इज अ कोर्ट अंडर द एक्ट। है फैमिली कोर्ट है जो एक डाइवोर्स का केस सुन रही है एलिमनी के इशू पे, वो भी जो है यहाँ पे कोर्ट मानी जाएगी इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। कमीशन handling cases on the product liability and consumer rights is also a court because it has the authority to take evidence and render decisions. कंज्यूमर कोर्ट जो है जो जो लोगों के कंज्यूमर रिलेटेड इशू सुनती है वो भी जो है कोर्ट मानी जाती है इसके अंतर्गत। आप जान लेते हैं फैक्ट की डिफिनेशन क्या होती है। टर्म फैक्ट अंडर द एक्ट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो फैक्ट है उसको दो भागों में बांटा गया है इसके अंतर्गत इस एक्ट के में। एक होता है फिजिकल फैक्ट, एक होता है मेंटल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट क्या होता है, एनीथिंग प्रेसिबल बाय द सेंस, साइट, साउंड, टच ईटीसी। वो फैक्ट जो हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं या टच करके महसूस कर सकते हैं उन्हें फिजिकल फैक्ट्स कहते हैं, ठीक है। और दूसरा फैक्ट क्या होता है, मेंटल फैक्ट। मेंटल फैक्ट इंटरनल कंडीशन लाइक इंटेंशंस, फीलिंग्स और बिलीव्स टफ नॉट डायरेक्टली विजिबल इफेक्ट ऑफ थ्रू बिहेवियर और एक्शंस। मेंटल फैक्ट वो होता है जो किसी इंसान के इंटेंशंस यानी उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो बताता है, ये डायरेक्टली दिखाई नहीं देता पर एक्शन से हम समझते हैं इसको। एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। फिजिकल फैक्ट का एग्जांपल देखिए, इफ अ विटनेस सीज अ रेड कार स्पीडिंग अवे फ्रॉम एन एक्सीडेंट द कलर एंड स्पीड ऑफ द कार आर फैक्ट बेस्ड ऑन देयर सेंसरी ऑब्जर्वेशंस। अगर एक विटनेस बोले कि उसने एक रेड कलर की कार को एक्सीडेंट के बाद भागते देखा तो वो कार का कलर और उसका स्पीड फिजिकल फैक्ट है। मेंटल फैक्ट क्या होता है, इफ समवन पब्लिकली मेक्स अ थ्रेटनिंग स्टेटमेंट अगेंस्ट अनदर पर्सन इट सजेस्ट अ पॉसिबल इंटेंशन और मोटिव विच बिकम अ फैक्ट रिलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग देयर मेंटल स्टेट। अगर कोई इंसान दूसरे को धमकी दे रहा हो तो उसकी इंटेंशन भी एक फैक्ट है जो लॉ के काम आ सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे रिलेवेंट की डिफिनेशन क्या होती है ये जान लेते हैं पहले। अब डिफिनेशन देख लेते हैं रिलेवेंट की। A fact is considered relevant if it is has a logical connection to the matter at hand or provides context for the issue being discussed in court. Relevance is critical as it determines which facts can be admitted as evidence in court. The Act further elaborates on the types of relevant facts in Section 5 to 55.
रिलेवेंट का मतलब क्या होता है, कोर्ट में सिर्फ वही फैक्ट्स काम आते हैं जो मैटर से कनेक्टेड होते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऐसे फैक्ट्स जो मैटर से कनेक्टेड होते हैं उन्हें ही हम रिलेवेंट कहते हैं। एग्जांपल समझ लेते हैं। In a case of theft, facts showing that the accused was present at the location of the theft or had access to stolen items are relevant. अगर किसी पे चोरी का इल्जाम है और वो उस जगह पे था, उस वक्त था, तो ये फैक्ट रिलेवेंट है, ठीक है। इन अ मर्डर केस इफ द एक्यूज्ड हैड अ हिस्ट्री ऑफ डिस्प्यूट्स विद द विक्टिम, दिस हिस्ट्री माइट बी रिलेवेंट एज इट कुड एस्टेब्लिश मोटिव और पीरियड एनिवर्सरी। किसी मर्डर केस में अगर कोई एक्यूज्ड और विक्टिम के बीच पहले से झगड़े थे तो ये भी रिलेवेंट हो सकता है, क्योंकि पहले भी कुछ धमकी वगैरह दी होगी उसको, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। Evidence is defined as any material that can be used to prove or disprove a fact in question. Evidence under the act can be. एविडेंस मतलब वो चीजें जो किसी फैक्ट को प्रूव या डिस्प्रूव कर सके। ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है ओरल एविडेंस, एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस क्या होता है, विटनेस टेस्टिमनी और स्टेटमेंट मेड बाय पीपल डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द केस। ओरल एविडेंस होता है जो किसी विटनेस या इंसान के बोलने से कोर्ट में मिलता है, उसे कहते हैं ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और एनी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स रिलेवेंट टू द केस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो होता है जो रिकॉर्ड हो या डॉक्यूमेंट या कोई लिखा हुआ या इलेक्ट्रॉनिक सबूत हो, मतलब कोई वगैरह वीडियो वगैरह हो या फोटो हो, वो होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। एग्जाम्पल तो समझ लेते हैं इसको। ओरल एविडेंस में क्या होता है, देखिए जी, अ विटनेस टेस्टिफाइंग इन कोर्ट अबाउट एन एक्सीडेंट दे विटनेस इज प्रोवाइडिंग ओरल एविडेंस। अगर विटनेस कहता है कि उसने एक्सीडेंट खुद देखा तो ये उसका ओरल एविडेंस हुआ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंटेड इन कोर्ट टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज सर्व एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बिजनेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट या जो कोर्ट में दिखाया गया हो, यह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगा, क्योंकि वो लिखा में लिखित में पूरा है चीज, वो चीज, ठीक है। Oral evidence must always be direct, meaning it should be come from someone with first-hand knowledge of the fact. The documentary evidence includes written documents and digital records such as email or messages that can support the fact in questions. Oral evidence क्या होता है, मतलब जो आदमी खुद बोलता है जाके कि मैंने ये चीज देखा है, मेरे सामने इसने किया है, या मैं वहां पे था इस टाइम पे, कि उसको पता है हर चीज को, ठीक है, वो होता है ओरल एविडेंस। को बोले बात बोल रहा है अपनी बात, उसको पता, जो जो बात उसको पता है। और डॉक्यूमेंट्री क्या होती है, जैसे किसी का कोई सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डिंग हो, या किसी के पास कोई स्क्रीनशॉट हो, या कोई वीडियो वगैरह हो, इसको, या ईमेल मैसेजेस जो भी होता है, ये सब जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आता है। अब जान लेते हैं डॉक्यूमेंट की डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है। Definition of document. The Act defines a document as any matter that is expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks intent to convey meaning. This broad definition covers traditional paper documents and includes electronic forms like email, text messages, and photographs, as well as inscriptions on physical objects like plaques or carvings. डॉक्यूमेंट मतलब सिर्फ कागज नहीं है। लॉ के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वो भी हो सकता है जो किसी चीज को लिखा गया, डिस्क्राइब किया गया हो, चाहे वो पेपर पे हो, कंप्यूटर पे हो, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हो, उसे डॉक्यूमेंट कहा जाएगा, ठीक है। एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। अ साइंड एग्रीमेंट ऑन पेपर इज अ डॉक्यूमेंट। एक पेपर पे अगर कोई साइन किया हुआ एग्रीमेंट, वो भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। एन ईमेल ट्रायल डिस्कसिंग बिजनेस डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज ऑल्सो क्वालिफाइज एज अ डॉक्यूमेंट। एक ईमेल जो बिजनेस डील के बारे में हो, वो भी एक डॉक्यूमेंट कहलाएगा, ठीक है। A hard drive containing saved file relevant to a corporate fraud investigation is also considered a document. एक हार्ड ड्राइव में जो फाइल सेव होती है कॉर्पोरेट फ्रॉड को लेके हुए इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको भी वो डॉक्यूमेंट माना जाता है कोर्ट के अंतर्गत। अब समझ लेते हैं कंक्लूजन के बारे में, ठीक। कंक्लूजन लास्ट में क्या से निकलता है। The definition in Section 3 of the Indian Evidence Act 1872 act as a building blocks for how evidence is understood, presented and interpreted within the Indian judicial system. सेक्शन 3 जो है एविडेंस एक्ट का, वो एक बिल्डिंग है, ब्लॉक है। वो बताता है कि कैसे जो है एविडेंस को अंडरस्टूड समझा जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है इंडियन जुडिशल सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। By clearly defining the terms such as court, fact, relevant evidence, and document, this section provides a structured approach to legal proceedings, ensuring clarity. Any
प्रिसिशन इन हैंडलिंग एविडेंस। अब इन सब जो हमने टर्म्स यूज किए गए हैं, कोड, फैक्ट, रिलेवेंट एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट, ये सेक्शन ये प्रोवाइड करता है कि एक लीगल प्रोसीडिंग तक पहुंचने के लिए इन सब की कैसे जरूरत पड़ती है, क्या केस मतलब कि इनका कैसे यूज किया जा सकता है, ठीक है, वो बात करता है सेक्शन 3। दिस अंडरस्टैंडिंग इज क्रूशियल फॉर बोथ लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड द कोर्ट इन अचीविंग फेयर एंड जस्ट आउटकम इन एवरी केस। ये अंडरस्टैंडिंग जो होती है ये क्रूशियल है फॉर दोनों लोग के लिए, जो प्रैक्टिशनर है या जो और जो कोर्ट है, दोनों लेके, कि जो फेयर और जस्ट मतलब कि बिल्कुल जो जस्टिस और न्याय की तरफ या साफ सुथरा जो उसका आउटकम है एवरी केस में, जो उसका फल निकल के आता है, प्रतिफल, उसके बारे में पहुंचने के लिए वो की जरूरी चीजें है, ठीक है। सेक्शन 3 जो है वो हेल्प करता है इस चीज में। तो आज के वीडियो को कैसा लगा बताइएगा इंशाल्लाह नीचे कमेंट करके, और मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें आगे, ताकि और लोग भी देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह हाफिज।